गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? बहुत बढ़िया। चलिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीए फाउंडेशन का पेपर नंबर 3, बिजनेस मैथमेटिक्स लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। अच्छा, ये जो पेपर है इसके बारे में बड़ी अजीब अजीब सी धारणाएं हैं बच्चों को, है ना, कि सीए करने से इसलिए डरते हैं कि फाउंडेशन में हमें इस पेपर से गुजरना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं है, बिल्कुल सिंपल है ये। अच्छा, मैथ वाले बच्चों के लिए तो वैसे भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैथ जिनके पास होता है उनका तो इंटरेस्ट वैसे ही होता है, तो उनके लिए टफ नहीं है। लेकिन नॉन मैथ वाले जो बच्चे हैं उनका फीलिंग यही होता है कि इस पेपर से हमें गुजर के जाना होगा सीए की जर्नी के लिए, है ना। लेकिन बच्चों, डरने की कोई भी बात नहीं है। एक बहुत अच्छा कोट्स मुझे इसमें याद आ रहा है, ना संघर्ष ना तूफान तो खाक मजा है जीने में। ना संघर्ष ना तूफान तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो अपने अंदर की आग को जगाइए, है ना। अगर अपने अंदर आग होगी, आग का मतलब ये नहीं कि आप लोग माचिस लेके उस आग लगा के वो सीने में आग लगानी है। इसका मतलब है कि अगर आप लोग चाहे तो क्या नहीं कर सकते, ठीक है। तो और देखो, हमने सुना भी है कि अगर हम कुछ चीज शिद्दत से चाहें तो पूरी कायनात हमें उससे मिलाने की साजिश में जुट जाती है ना। तो शुरुआत करते हैं हम। सबसे इंटरेस्टिंग आपका पूरे फाउंडेशन की जर्नी में यही पेपर है, बिजनेस मैथमेटिक्स लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। पूरे थ्रू आउट इस जर्नी में आप इस पीरियड को हमेशा याद रखोगे कि जब आपने ये वाला पेपर पढ़ा था। तो सबसे इंटरेस्टिंग आपका सीए फाउंडेशन की जर्नी का पेपर है, ये थर्ड पेपर, जिसका नाम है बिजनेस मैथमेटिक्स। लिख लीजिए, बिजनेस मैथमेटिक्स लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। ये हमारा सीए फाउंडेशन का थर्ड पेपर है। मेरा नाम है रितु जिंदल और ये पेपर आप लोगों को मैं पढ़ाने वाली हूं। कंप्लीट बिजनेस मैथमेटिक्स भी लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। अच्छा, तो ये आप लोगों को पता है कि आपका ये जो लास्ट वाले दो पेपर है, मैथ्स का और इकोनॉमिक्स, ये दोनों पेपर आपके ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं। और स्टार्टिंग के जो दो पेपर है, अकाउंटेंसी एंड लॉ, ये दोनों सब्जेक्टिव पेपर होते हैं, ठीक है। तो हम शुरुआत कर रहे हैं ये अपना थर्ड पेपर, जो ऑब्जेक्टिव पेपर है, बिजनेस मैथमेटिक्स लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, जिसमें से आपका बिजनेस मैथमेटिक्स होगा 40 मार्क्स का, स्टैटिस्टिक्स अगेन 40 मार्क्स एंड लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स की, ठीक है। मार्क्स हम यहां केवल लिख रहे हैं, अभी अपने को किसी मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है नॉलेज के लिए, ठीक है। देखो, इसका नाम ही क्या है पेपर का, सीए फाउंडेशन, है ना। फाउंडेशन का मतलब आप समझते हो ना, फाउंडेशन का मतलब क्या होता है, नींव, है ना। तो अगर किसी भी बिल्डिंग का फाउंडेशन अगर स्ट्रोंग है तो कितनी भी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दो वो गिरती नहीं है ना। तो ये आपका सीए फाउंडेशन है ना। फाउंडेशन की जो आपका जो सीए की नींव है वो आप यहां पे रखोगे, ठीक है। तो इस फाउंडेशन को आपको स्ट्रॉन्ग करना है, मतलब इसमें जो भी चीजें आएगी आपको केवल लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखनी है, ना कि एग्जाम में नंबर क्रैक करने के लिए, ठीक है। तो एग्जाम में जब आपके अंदर सीखने की लगन होगी ना, तो नंबर तो अपने आप ही आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो अपनी नोटबुक में यही लिख लीजिए कि अपने को जो भी करना है सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखना है, नंबर तो अपने आप ही तुम ले लोगे, ठीक है। तो अच्छा, आपको जो भी चीजें क्लास में कराई जाएगी उसके लिए नोटबुक मेंटेन कीजिए, सुंदर सुंदर नोटबुक बना लेना। 3 नोटबुक मैथ्स की होगी,
मैम डरा रहे हो क्या? नहीं, डराने की बात नहीं है। देखिए, लिखिए, आपको 3 नोटबुक्स चाहिएगी। नोट कर लीजिए, आपके पास होनी चाहिए 3 नोटबुक्स। फर्स्ट वन इज फॉर कॉन्सेप्ट नोटबुक। कॉन्सेप्ट नोटबुक में क्या, जो भी आपको क्लास में कराया जाएगा, इसको ये नहीं है कि आपको घर जाके दोबारा उतारना है उस पे। जो भी क्लास में कराया जाए कॉन्सेप्ट नोटबुक पास में रखिएगा। बहुत मोटी भी बनाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल जो आपका एक रजिस्टर होता है वो बना लीजिए। उसमें आपका मैथ्स का, रीजनिंग का और स्टैटिस्टिक्स का, तीनों का कॉन्सेप्ट इस नोटबुक पे आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला है कॉन्सेप्ट नोटबुक। इसको बहुत अच्छे से मेंटेन करना है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट नोटबुक है ना, यही आपके एग्जाम में काम आने वाली है। क्योंकि देखो, एग्जाम में आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरा का पूरा रिवाइज करोगे। तो उस टाइम ये जो कॉन्सेप्ट नोटबुक है, इसको अच्छे से पढ़ना। जिसमें आप क्या क्या लिखोगे, इसमें आप लिखोगे सबसे पहले जो बेसिक है, बेसिक्स मतलब चैप्टर के जो बेसिक है, या जो भी डेफिनेशंस वगैरह है, या कुछ भी चीज वो लिखोगे। सेकेंड थिंग, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, मान लिया एक एक्सरसाइज में आपके 20 क्वेश्चन है, तो उसके 2 या 3 टाइप मिलेंगे। ठीक है, तो आपको केवल वो टाइप ऑफ क्वेश्चन लिखना है और उसके नीचे उसका सॉल्यूशन भी लिखना है। ठीक है। थर्ड पॉइंट, शॉर्टकट ट्रिक्स। देखो, शॉर्टकट ट्रिक्स की क्या जरूरत है? अभी तो मैम आप बात कर रहे थे कॉन्सेप्ट। देखो, शॉर्टकट ट्रिक्स की हमें रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो पेपर है आपका टोटल है 100 मार्क्स का, राइट। 100 मार्क्स के लिए, अच्छा, जो मैथ्स अकाउंट का पेपर है या लॉ का पेपर है, उसके लिए आपको मिलते हैं 3 आवर्स सब्जेक्टिव पेपर के लिए। लेकिन जो इकोनॉमिक्स का पेपर है या मैथ्स का पेपर है, ये है आपका ऑब्जेक्टिव पेपर। ये भी पॉइंट सारे लिखते जाओ, ये है आपका ऑब्जेक्टिव पेपर। तो ये ऑब्जेक्टिव पेपर है जो इसके लिए आपको मिलेंगे टोटल 2 आवर्स। ठीक है, अब 2 आवर्स मतलब 120 मिनट्स, राइट। तो 120 मिनट्स में आपको 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 100। तो 100 क्वेश्चन 120 मिनट्स, जिसमें रीडिंग टाइम भी आपका आ गया, ऑप्शन फिल करने वाला टाइम भी आ गया, तो सारा का सारा टाइम इसी में इंक्लूड है। तो अगर हम इसको ऐसा मान लें, इसको 100 क्वेश्चन 100 मिनट एंड ये जो 20 मिनट है ये ऑप्शन फिल करने के लिए और पेपर रीडिंग के लिए, ठीक। यानी कि ऑन एन एवरेज 100 क्वेश्चन 100 मिनट्स, राइट। ऑन एन एवरेज 1 क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा 1 मिनट, राइट। ऑन एन एवरेज हो सकता है किसी क्वेश्चन में 10-20 सेकंड भी लगे, हो सकता है किसी क्वेश्चन में 2 या 3 मिनट भी लग जाए, ठीक है। यहां हम बात कर रहे हैं एवरेज की। ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 ही मिनट मिलेगा, ठीक। तो जो हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच है, जिस तरीके से हम करते हैं, कॉन्सेप्ट अच्छी बात है, आ रहा है, हमें कैलकुलेशन भी आ रही है, लेकिन अगर हम वैसे करते हैं तो पेपर हमारा कंप्लीट हो ये जरूरी नहीं है। क्योंकि देखो, अगर यहाँ पे उसी पेपर के लिए 3 घंटे मिल जाए ना, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा टाइम है 2 आवर्स, तो 2 आवर्स में हमें पेपर कंप्लीट करना है, तो इसलिए हमें ट्रिक्स भी आनी चाहिए, ठीक है। तो ये थर्ड पॉइंट आप लिखिए, शॉर्टकट ट्रिक्स। तो ये सारी नोट, क्योंकि देखो बहुत सारी ट्रिक्स आपकी हो जाएंगी। अब इतनी सारी ट्रिक्स आप एकदम से तो नहीं कर सकते ना, सारी इधर उधर हो जाएंगी, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट नोटबुक के अंदर वो सारी ट्रिक्स आप एक साथ रखिए, ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी होगी। क्योंकि देखो, ट्रिक्स का कोई लॉजिक तो होता नहीं है, तो लॉजिकल तो हम बात कर ही नहीं सकते ना कि इसमें कोई लॉजिक है तो हमें याद रह जाएगी, क्योंकि लॉजिक से जब हम चीजें करते हैं ना तो याद रह जाती है। अब ट्रिक्स में तो कोई लॉजिक नहीं है, तो उनको तो बार बार रिपीटेशन से ही याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो थर्ड है शॉर्टकट ट्रिक्स। फोर्थ जो आप इसमें लिखोगे, कैलकुलेटर ट्रिक।
कैलकुलेटर ट्रिक्स। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है भाई। आईसीआई ने ये बहुत अच्छा काम किया कि उसने कैलकुलेटर अलाउड कर दिया। कैलकुलेटर अपने एग्जाम में अलाउड है, तो आपको कोई भी सिंपल कैलकुलेटर आप ले सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि जो नॉन मैथ वाले बच्चे हैं वो डरते इसलिए कि कैलकुलेशन से, लेकिन अपने को कैलकुलेटर अलाउड है, आराम से उसका भरपूर फायदा उठाइए। कैलकुलेटर आपको लेना है कोई भी सिंपल कैलकुलेटर जिसमें टैक्स और जीएसटी बटन, ये पॉइंट नोट कर लीजिए, टैक्स और जीएसटी बटन हिंदी में भी लिख लीजिए, नहीं होना चाहिए। आपका अलाउड नहीं है एग्जाम में लेके जाना जिसमें टैक्स और जीएसटी बटन है, ठीक है। तो टैक्स और जीएसटी बटन नहीं होना चाहिए, ठीक। अच्छा, इसमें कौन कौन से बटन हैं या कैसे यूज करना है वो सब हम क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी मैं ये बता रही हूँ कि जो अपने को 3 नोटबुक्स चाहिए उसमें आपको क्या क्या नोट करना है। तो बताओ, बात समझ आ गई? जो अपनी कॉन्सेप्ट नोटबुक है, ताकि आपके पास एक ही जगह सारी इंफॉर्मेशन हो जाए जो आपको लास्ट डे एग्जाम वाले दिन चाहिए। तो उस दिन बेसिक्स, जो भी आपको डेफिनेशंस वगैरह लिखवाई जाएगी या थ्योरी लिखवाई जाएगी, हाँ ये पॉइंट और लिख लीजिए, थ्योरी भी आपकी इसी में आएगी, क्योंकि देखो मैथ्स में तो आपके कॉन्सेप्ट ही आएंगे, लेकिन स्टैटिस्टिक्स में कुछ थ्योरी पोर्शन भी आएगा। थ्योरी पोर्शन वो भी आपको इसी नोटबुक में लिखना है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट नोटबुक में आपका बस ये आएगा, ठीक है। चलिए, यहां तक क्लियर है बेसिक। फिर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, जैसे मान लिया 3 टाइप के क्वेश्चन है, तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ठीक है। उनका एक एक एग्जाम्पल आपको लिखना है। फिर शॉर्टकट ट्रिक्स जितनी भी आएंगी वो सारी उस नोटबुक पे होगी विद एग्जाम्पल। कैलकुलेटर ट्रिक्स जो भी आएगी इसके भी एक तो एग्जाम्पल लिख के ना, फिर कैलकुलेटर ट्रिक्स लिख लेना एंड थ्योरी पोर्शन। तो ये सब आपका रहेगा कॉन्सेप्ट नोटबुक में, ठीक है। सेकेंड पॉइंट नोट कीजिए, सेकेंड नोटबुक है आपकी रफ नोटबुक। रफ नोटबुक, तो रफ नोटबुक में आप लोग क्या लिखोगे? जैसे क्लास में मैंने कोई भी क्वेश्चन करवाया तो आप वो रफ नोटबुक में सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब तक आप लोग खुद नहीं ट्राई करते तब तक वो नहीं आएगा, ठीक है। तो जो भी क्लास में दिया जाए आप लोग ट्राई कीजिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट ट्राई तो कीजिए ना। देखो इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं हो सकता कि वो गलत हो जाए, ठीक। लेकिन एक प्रॉब्लम और होती है ना, और वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कहते कि मैम हमें समझ में ही नहीं आता कि लिखें क्या। देखो उसकी टेंशन नहीं है, आप लोग क्लास लगाना, फिर आप देखना, आपको सब समझ में आने लग जाएगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, है ना। ये बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम होती है, उनको यही नहीं समझ में आता कि एक स्टेप तो कर दिया, उससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ठीक है। तो इसी के लिए आपके टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बनाए हुए हैं, ताकि आपको एक इनिशियल लेवल पे पता चल जाए कि क्वेश्चन की क्या अप्रोच रहने वाली है, ठीक है। तो दूसरा आपका है रफ नोटबुक, जिसमें जो भी काम करा जाए वो सारा का सारा करना है, ठीक है। थर्ड है फेयर नोटबुक। फेयर नोटबुक, तो फेयर नोटबुक में आपकी जो एक्सरसाइज होंगी वो सारी की सारी सीक्वेंस में होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मान लिया फर्स्ट एक्सरसाइज है या फर्स्ट टॉपिक है रेशो, उसके जो भी क्वेश्चन है वो सीक्वेंस में कर दीजिए, ताकि एग्जाम में अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, आपको ढूंढना पड़ गया, तो आपको उसमें दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ट्राई कीजिए कि ये सीक्वेंस में ही हो। ये पॉइंट भी बल्कि लिख लीजिए इस पे कि फेयर नोटबुक में सीक्वेंस में एक्सरसाइजेस, ठीक है, सीक्वेंस में। तो ये क्लियर हो गया कि आपको 3 नोटबुक्स बनानी है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट, रफ नोटबुक एंड फेयर नोटबुक। जो आपकी कॉन्सेप्ट नोटबुक है इसके लिए आप लोग पेन्स का यूज करोगे, तो कलरफुल सुंदर सुंदर पेन्स ले आना, ठीक है। तो 4 कलर के पेन ले आना, 4 कलर, रेड और ब्लू, ग्रीन और रेड, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, ठीक है। अच्छा, ये किस लिए? देखो जब कलरफुल चीजें हम लिखते हैं ना,
तो थोड़ा सा उसमें पढ़ अट्रैक्टिव बन जाती है और हमारा पढ़ने का मन करता है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि एग्जाम में भी हम 4 कलर के पेन यूज कर लेंगे, नहीं। एग्जाम में ये पॉइंट भी नोट कीजिए कि एग्जाम में हमें पेंसिल यूज करनी है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी यहाँ पे लिखिए कि अपने को एग्जाम में पेंसिल से ही फिल करनी है, और पेंसिल भी कैसी होनी चाहिए, डार्क पेंसिल, ठीक है। क्योंकि आपको देखो 4 ऑप्शन मिलेंगे ऐसे 1 2 3 4, ठीक है। अब 4 ऑप्शन में मान लिया A B C D, आपका आंसर है C ऑप्शन, ठीक है। तो आपको इस सर्कल को भी ठीक से फिल करना है, ये चीज का ध्यान रखना। और ये सर्कल किससे फिल होगा, पेंसिल से फिल होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, पेपर में पेंसिल से ही करना है और ये सर्कल अपना ठीक से फिल होना चाहिए। अगर आप सर्कल को ऐसे कर दोगे, बाहर आ गया, तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर इसमें से कुछ रह गया तो भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना। ये जो 20 मिनट्स मैंने दिए हैं ना, ये इसीलिए बताए हैं ताकि आप लोग ठीक से देख के सर्कल फिल कर सको। और सीक्वेंस का भी ध्यान रखिएगा। सीक्वेंस का कैसे, जैसे मान लिया एक ऑप्शन फर्स्ट क्वेश्चन है, उसी के सामने ही फिल कीजिएगा। कई बार क्या करते हैं बच्चे, जल्दबाजी में फर्स्ट के आगे सेकंड का ऑप्शन फिल कर दिया, सेकंड के आगे फोर्थ का ऑप्शन फिल कर दिया, तो जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो ध्यान से देख के फिल कीजिए, क्योंकि 1 का मेरा जो आंसर आया था उसके कॉरस्पॉन्डिंग ही आंसर फिल किया जाए, और पेंसिल से फिल करना है। हाँ, जो आपकी डिटेलिंग है वो पेन से कर सकते हो, ठीक। तो एग्जाम में तो हमारा बोरिंग होने वाला है, पेन पेंसिल यूज करना है, पर अब तो हम कलरफुल बना सकते हैं अपनी लाइफ को, ठीक है। तो वो एक बार एग्जाम में कैसे करना है वो उसके बारे में हम एक बार बाद में बात करेंगे। अभी मैम पहले डरा रहे हो हमें एग्जाम से। हाँ, तो आपको 4 कलर के पेन लेने हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन और ब्लैक। तो सुंदर सुंदर प्रेजेंटेशन के साथ आपको कॉन्सेप्ट वाली नोटबुक बनानी है। लेकिन जो आपकी रफ नोटबुक है और फेयर नोटबुक है, उसमें आप एक ही पेन का यूज कीजिएगा, ठीक है। चलिए, यहां तक बातें क्लियर हो गई, ओके। नेक्स्ट थिंग, हाँ, हाइलाइटर। नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिए, हाइलाइटर। हाइलाइटर यूज करने हैं। हाइलाइटर भी 3 कलर्स के, कोई भी कलर आप ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने ले लिया येलो कलर, ऑरेंज कलर, ग्रीन कलर, ठीक है। मान लिए 3 कलर के हाइलाइटर यूज किया आपने, तो एटलीस्ट 3 कलर के तो हो। उसमें कैसे आपको करना है, अपनी बुक को हाईलाइट करना है। मान लिया फर्स्ट क्वेश्चन है और यहाँ पे उसकी डिटेलिंग लिखी हुई है। ये नहीं कि पूरे के पूरे क्वेश्चन को अपने को हाईलाइट करना है, नहीं, केवल इसकी जो नंबरिंग है उसको हाईलाइट करने के लिए, ठीक है। और नंबरिंग भी कैसे, जैसे येलो हो गया जो आपके डाउट्स आते हैं, ठीक है। अब मान लिया येलो को आपने लिख दिया डाउट्स के लिए, तो जो भी आपके डाउट्स है आपके माइंड में क्लैरिटी होगी कि इस टॉपिक में मुझे केवल ये वाले डाउट्स है। तो फर्स्ट टाइम में मान लिया आपके 20 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन डाउट आए, तो आपको इतना कॉन्फिडेंस तो रहेगा ना कि 15 क्वेश्चन तो मेरे हो गए, ठीक है। तो एक हाइलाइटर आपको यूज करना है डाउट्स के लिए, एक हाइलाइटर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। ग्रीन हाइलाइटर, कुछ क्वेश्चन आपके कुछ टिपिकल क्वेश्चंस होंगे, लेंदी होंगे, टिपिकल होंगे, टफ होंगे, जिनको बार बार प्रैक्टिस की जरूरत होती है, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कह सकते हो या टिपिकल क्वेश्चन, ठीक है। टिपिकल या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिनको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है। क्योंकि देखो, जो ये हाईलाइट करने से क्या बेनिफिट आपको मिलेगा, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, ठीक है। कॉन्सेप्ट पढ़ते ही आपको पता है फर्स्ट फेज में जो डाउट्स आएंगे बस वही प्रॉब्लम रही, बाकी तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं। तो आपको क्या हुआ, जब आप सेकेंड रिवीजन लोगे तो कॉन्सेप्ट पढ़ा और केवल ये डाउट्स वाले क्वेश्चन करके देख लिए, तो इससे क्या हुआ, आपका टाइम सेव हो गया, है ना। टाइम सेव कैसे, कि कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद बाकी सारे क्वेश्चन तो आपके वैसे ही उस टाइम ही सॉल्व हो गए थे, तो अभी भी हो ही जाएंगे, राइट। तो आप केवल जो डाउट्स वाले क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेंगे। प्लस जो आपने ये निशान लगाया हुआ है कि टिपिकल क्वेश्चन या जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन जो थोड़े से टफ होते हैं 2 या 3 बार प्रैक्टिस करने के बाद होते हैं,
तो वो भी आपके पास होंगे कि कौन से टिपिकल क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये 3 तरह के आप हाइलाइटर यूज करोगे ताकि आपका माइंड मैनेज रहे, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज हम पहले माइंड में करते हैं ना, माइंड में अगर कंफ्यूजन रहेगा तो आप नहीं कर पाओगे ना। तो इससे आपका टाइम सेव भी होगा और टाइम मैनेज भी होगा, ठीक है। चलिए, ये बात समझ में आ गई नोटबुक वाली। हाइलाइटर कैसे यूज करने हैं, कलरफुल पेन लेंगे ताकि हमारी कॉन्सेप्ट वाली नोटबुक सुंदर सुंदर बने, ठीक है। तो कल सबके पास कॉन्सेप्ट नोटबुक होनी चाहिए, रफ नोटबुक और फेयर नोटबुक। चलिए अब बात कर लेते हैं बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स की। हाँ जी, अब बताओ मुझे कितने स्टूडेंट हैं जिनको मैथ से डर लगता है। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, है ना। तो मैथ से डर क्यों लगता है? देखो, मैथ में 4 ही तो चीजें होती है ना। क्या क्या? 4 ही तो चीज है, बाकी तो सब हम इंग्लिश और जो भी आपकी स्टेटमेंट वगैरह वो तो हर जगह ही होती है। तो मैथ्स में केवल क्या चीज चेंज होती है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ये 4 ही तो चीज मिलके मैथ बनाती है ना। या और छोटी छोटी चीजें और आ जाती है जैसे एलसीएम या प्राइम फैक्टर्स एंड ऑल, है ना। तो मेनली आपकी 4 ही चीजें, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो इनका मतलब क्लियर है सभी को? देखो, जब तक आपके बेसिक क्लियर नहीं होंगे ना तब तक आपको डर लगता रहेगा। तो सबसे पहले हम 2-3 दिन लगा के बेसिक ही क्लियर करेंगे, ठीक है। तो मजा आएगा आपको, बीच बीच में डिस्टरबेंस नहीं होगी, बहुत इजीली आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए एक बार बात कर लेते हैं, क्या आपको एडिशन आती है क्या? यस, देखो 2 + 3 कर सकते हो सॉल्व? मैम ये क्या पूछ रहे हो, ये तो हमें आता ही है। तो करो सॉल्व। 2 + 3 कितना? 5। एडिशन में किसी को प्रॉब्लम नहीं है। सब्ट्रैक्शन देखिए, 2 - 3, इसमें गड़बड़ कर जाते हैं बच्चे, है ना। देखो 2 - 3 कितना आएगा? -1। तो ये तो आपको पता है ना कि पॉजिटिव वैल्यू में से नेगेटिव वैल्यू सब्ट्रैक्ट हुई, तो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू क्या होगी? सब्ट्रैक्ट होगी। लेकिन साइन किसका आएगा? बड़ी वाली वैल्यू का। यहां तक भी हमें आता है, ठीक है। ओके, मल्टीप्लाई बताओ। 2 × 3 कितना? मैम ये भी कोई पूछने वाली बात है। 2 × 3 6। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या 3 × 2 भी 6 होता है? यस। देखो, अपने को कैलकुलेशन तो आती है, लेकिन क्या आपको मल्टीप्लाई का मतलब पता है कि मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है? मतलब मल्टीप्लाई का क्या मतलब होगा? देखो 2 × 3, इस ये वाली वैल्यू आई आपकी 6 एंड 3 × 2 ये भी वैल्यू 6। लेकिन मुझे एक बात बताओ, 2 + 2 + 2 कितना आएगा? 6 एंड 3 + 3 कितना आएगा? 6। ये बात क्लियर है? तो मल्टीप्लाई का मतलब होता है कि देखो 2 को कितनी बार ऐड किया? 3 टाइम ऐड किया तो क्या आएगा? 6। या फिर 3 को 2 टाइम ऐड किया तो क्या आएगा? 6। तो बताओ मल्टीप्लाई का मतलब समझ में आया? मल्टीप्लाई का मतलब होता है कि या तो 2 को 3 टाइम ऐड किया गया है या फिर 3 को 2 टाइम ऐड किया हुआ है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हमारा इंटरेस्ट डेवलप कर देती है, क्योंकि हम सीधा रट्टाफिकेशन कर लेते हैं। 2 × 3 कितना होता है? 6 होता है, तो ओके है, ठीक है। तो इनका मतलब जब आपको क्लियर होगा ना तो आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा, ठीक है। चलिए बताइए, बात समझ में आ गई? मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है कि पहली वैल्यू को या तो जितनी दूसरी वैल्यू है उतने टाइम ऐड किया गया है, या दूसरी जो वैल्यू है उसको पहले वाली वैल्यू जितना टाइम ऐड किया गया है। क्लियर है सभी को? चलिए ओके। तो मैम डिवाइड का भी ऐसा कुछ मतलब होता है क्या? यस, डिवाइड का भी मतलब होता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि 10/5 कितना होता है? सबको पता है? बताओ 10/5 कितना होता है? 10/5 2 होता है। तो क्या आपको इसका मतलब पता है कि 10/5 2 का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 10 में से मुझे बताओ 5 गया, कितना आया? 5। 5 में से अगेन 5 गया, कितना आया? 0, राइट। तो
इसका मतलब क्या है 10/5 इस 2 का मतलब क्या है कि 10 में से 5 कितनी बार सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए कि 0 आ जाए। ठीक है, तो मतलब समझ में आया डिवाइड का मतलब क्या होता है कि उस वैल्यू में से जो ये देखो इसको बोलते हैं न्यूमरेटर न्यूमरेटर एंड दिस वन इज डिनोमिनेटर। ठीक है, तो न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर कितनी बार सब्ट्रैक्ट किया जाए कि अपनी वैल्यू 0 आ जाए। तो बताओ 10 में से 5 गया 5 में से 5 गया 0, यानी कि 10 में से 2 टाइम 5 सब्ट्रैक्ट कर दे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो बात समझ में आई, डिवाइड का मतलब क्या होता है कि न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर कितनी बार सब्ट्रैक्ट किया जाए कि वैल्यू आपकी 0 आ जाए। क्लियर है मतलब डिवाइड का। तो बताओ मुझे एक क्वेश्चन तुमसे पूछती हूं कि 15/3 ये बताओ कितना आएगा। 15/3 बताओ कितना आएगा। 15/3 ये तो हमें पता ही है कितना आ रहा है 5। तो चेक करना क्या 5 टाइम आपने सब्ट्रैक्ट किया क्या। 15 में से 3 गया 12, तो कितनी बार हो गया 1 टाइम। फिर 12 में से 3 गया कितना आया 9, ये हो गया 2 टाइम। 9 में से 3 गया कितना आया 6, ये हो गया 3 टाइम। अगेन सब्ट्रैक्ट किया 3, ये हो गया 4 टाइम। अगेन सब्ट्रैक्ट किया कितना आया 0। तो जब हमने 5th टाइम सब्ट्रैक्ट किया तो क्या वैल्यू आई 0। तो बताओ बात समझ में आई क्या। क्लियर है सभी को कि डिवाइड का मतलब क्या होता है। तो आई थिंक अब आप बहुत इजीली बता सकते हो मुझे क्या कि अगर मैंने लिखा 0/5 राइट, तो बताओ मुझे कितना आएगा 0/5 कि 0 में से 5 कितनी बार सब्ट्रैक्ट करें कि 0 आ जाए। बताओ, सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 0 तो ऑलरेडी 0 है राइट। तो बताओ कितना 0/समथिंग कितना 0 राइट। ओके, अच्छा मुझे बताओ अगर मैं 5/0 कर दूं तो ये बताओ क्या आएगा। 5 में से हमने एक बार 0 सब्ट्रैक्ट किया कितना आया 5, अगेन 0 सब्ट्रैक्ट कर दिया 5, अगेन 0 सब्ट्रैक्ट कर दिया 5। कितनी बार 0 सब्ट्रैक्ट करूं कि 0 आ जाए, आएगा ही नहीं है ना। चाहे हम इनफाइनाइट टाइम बस करते ही जाएं 0 सब्ट्रैक्ट करते ही जाएं, आएगा ही नहीं है वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल। तो बताओ समथिंग अपॉन 0 किसके इक्वल, समथिंग अपॉन 0 किसके इक्वल इन्फिनिटी। तो बताइए मतलब समझ में आया। तो ऐसे जब आप चीजों को समझ के करोगे ना तो आपका इंटरेस्ट बनेगा चीजों में। ठीक है, तो बिल्कुल समझ के अच्छे से करना है आप लोगों को, और मैं आप लोगों के साथ हूं, जहां भी आपको प्रॉब्लम है आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए बताओ ये सारी बातें समझ में आ गई। चलिए इसको थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। मुझे बताओ क्या आप लोगों को ये सॉल्व करना आता है 1/2 प्लस 3/2, बताइए कर सकते हो सॉल्व। यस मैम, इसमें तो हमारा एलसीएम यूज हो जाएगा, लेकिन एलसीएम की भी जरूरत नहीं है, डिनोमिनेटर हमारा सेम है ना राइट। तो बताओ इसको क्या लिख सकते हैं 2 ऊपर 1 प्लस 3 कितना 4/2, और 4/2 हमें पता है ना किसके इक्वल, 4/2 किसके इक्वल 2 के इक्वल। बताइए बात समझ में आई क्या, क्लियर है सभी को। ठीक है, अच्छा ये जो एग्जाम्पल है ना अभी रफ नोटबुक में नोट कीजिए, मैं बता दूंगी कि फेयर कॉन्सेप्ट वाली नोटबुक में क्या लिखना है, रफ में क्या करना है और फेयर में क्या करना है। ठीक है, अभी इसमें जो 2-3 दिन बेसिक चलेगा, फेयर में कुछ भी नहीं करना है, सारा रफ में ही चलेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट वाली नोटबुक में आपको लिखना है। तो कॉन्सेप्ट वाली नोटबुक में सबसे पहले तो अपने टॉपिक का नाम आपको लिखना है बिजनेस मैथमेटिक्स लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, और उसके मार्क्स भी वहीं पे मेंशन कर देना, टॉपिक कौन कौन से है और कितने मार्क्स के, उसके लिए एक बार 2 पेजेस स्टार्टिंग के छोड़ दीजिएगा, वो मैं बाद में बताऊंगी तुम्हें। ठीक है, किसकी कितनी वेटेज है, कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का आएगा, तो ये सारी बातें हम बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो 2 पेज स्टार्टिंग के छोड़ दीजिए। उसके बाद नाम लिखने के बाद आपको लिखना है ये पॉइंट्स कि आपको 3 नोटबुक मेंटेन करनी है, 1 फॉर कॉन्सेप्ट, रफ नोटबुक, फेयर नोटबुक।
ठीक है। कॉन्सेप्ट नोटबुक पे लिखना क्या क्या है ये भी आप लिखेंगे, बेसिक टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, शॉर्टकट ट्रिक्स, कैलकुलेटर ट्रिक्स एंड थ्योरी। ये पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं है कि हाइलाइटर लेने हैं, पेन्स लेने, ये आप लोगों को बताने के लिए, ठीक है। ओके, हाँ ये पॉइंट जरूर लिखना है, कैलकुलेटर यूज करना है, कोई भी ले सकते हैं, सिटीजन का, ओरपेट का या केशियो का, कोई भी कैलकुलेटर, लेकिन उसमें टैक्स और जीएसटी नहीं होना चाहिए। अच्छा एक और पॉइंट कि ये जो आपका कैलकुलेटर है इट मस्ट बी ऑफ 12 डिजिट्स, ठीक है। 10 डिजिट का जो कैलकुलेटर है ना उसमें हमारी जो ट्रिक्स आएंगे ना आगे कैलकुलेटर ट्रिक्स, वो कुछ ट्रिक्स अपनी सही नहीं बैठती, तो आपको 12 डिजिट वाला ही लेना है तो वो परफेक्टली काम करेगा, ठीक है। उस पर कुछ ट्रिक्स अपनी काम नहीं करेगी, तो अपनी जो ट्रिक्स है उसके लिए 12 डिजिट कैलकुलेटर होना जरूरी है, ठीक है। हाँ जी, तो ये पॉइंट लिख लीजिएगा, कैलकुलेटर टैक्स एंड जीएसटी बटन नहीं होना चाहिए और इट मस्ट बी ऑफ 12 डिजिट, राइट। ओके, तीसरा आपको जो लिखना है कॉन्सेप्ट नोटबुक में कि अपना, अच्छा इसके लिए भी एक पेज और एक्स्ट्रा छोड़ दीजिएगा, मैं बाद में आप लोगों को बताऊंगी कि एग्जाम में कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, तो वो पॉइंट आपका कॉन्सेप्ट वाली नोटबुक में स्टार्टिंग में होना चाहिए, तो एक पेज उसके लिए, तो स्टार्टिंग के 3 पेज आप लोग एक बार छोड़ दीजिए। फिर आप लिखिए 100 मार्क्स का पेपर, ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा, ये एक एक बात लिख लीजिए, बीच बीच में हमारे माइंड में आते हैं और फिर डिस्टरबेंस रहती है हमें, ठीक है। पहले अगर हमारी क्लैरिटी हो ना कि पेपर आना कैसे है और उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करें तो सही रहता है, ठीक है। तो 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव पेपर 2 आवर्स यानी कि 120 मिनट्स। इसको कैसे डिवाइड करना है ये भी लिख लीजिए, 100 मिनट्स है 20 मिनट्स, ऑन एन एवरेज 1 क्वेश्चन 1 मिनट, ठीक है। आपका टारगेट ये है, ऑन एन एवरेज इतनी स्पीड आपको बनानी है, ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन आप 1 मिनट में कर लो, ठीक है। शुरू में हो सकता है स्पीड ना हो, लेकिन धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ये स्पीड आराम से बन जाएगी, ठीक है। हाँ जी, दूसरा पॉइंट, पेंसिल यूज करनी है और डार्क पेंसिल होनी चाहिए, ठीक है, और ऑप्शन सही से फिल करने हैं, ठीक। डिटेल में हम बाद में बात करेंगे, तो ये पॉइंट्स नोट कर लिए। ओके, अब आपको लिखना है ये 4 ऑपरेशन कॉन्सेप्ट वाली नोटबुक में, ऊपर लिखना है बेसिक्स, बेसिक्स और एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड। मल्टीप्लाई का मतलब एंड डिवाइड का मतलब, कर लिया नोट सभी ने, ठीक है, नोट कर लीजिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। हेलो, हाँ जी, नोट कर लिया सभी ने। चलिए आगे देखिए क्या लिखना है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको कॉन्सेप्ट वाली नोटबुक में लिखना है एलसीएम। एलसीएम कैसे लेते हैं, अब देखो इस क्वेश्चन में तो हमें एलसीएम की जरूरत नहीं पड़ी। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दिया 1/2 प्लस 3/4। अब बताओ ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। देखो एलसीएम लेने के लिए अपना डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, है ना, तो करो सॉल्व 4 एलसीएम। अच्छा अब आप कहोगे कि मैम आपने अभी तो बताया कि कैलकुलेटर अलाउड है, तो कैलकुलेटर पे कर लो, है ना। बहुत अच्छी बात है, आप लोग सीख पा रहे हो कि हम सीए कर रहे हैं, तो बेसिक कैलकुलेशन तो लेकिन आनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन के बीच बीच में अगर आ गई, ठीक है, अगर सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया तो आप कर दोगे कैलकुलेटर पे, लेकिन बीच बीच में ये चीजें आएंगी ना तो फिर बीच बीच में परेशान करेगी, ठीक है। तो इनकी नॉलेज होना जरूरी है, और मैथ्स वाले बच्चों के लिए हो सकता है थोड़ा सा बोरिंग भी हो, लेकिन उनको भी सीखना है। कई बच्चों को, मैथ्स वाले बच्चों को भी दिक्कत होती है इन सब चीजों में, ठीक है। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, बेसिक स्ट्रांग होगा तो क्वेश्चन कितना भी हार्ड हो जाए हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं,
ठीक है, तो कैलकुलेटर ठीक है, अच्छी बात है, हम बाद में यूज करेंगे, लेकिन अभी हमें बेसिक भी सीखने हैं। ठीक है, तो 4 LCM। अब डिनोमिनेटर अपना 4 होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी ना, राइट। प्रॉब्लम किस लिए हुई, क्योंकि यहां पर डिनोमिनेटर अपना कितना है 2, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसको 4 बनाने के लिए 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दें। बताओ कोई प्रॉब्लम, कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको मैं ऐसा लिख दूं 2/4 प्लस 3/4। बताओ अब कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो 4 LCM ये कितना बना, 2 + 3 कितना 5/4। बात समझ आ रही है? ठीक है, चलो करके बताओ मुझे एक क्वेश्चन, बात समझ में आई तो। मैंने आपको दिया 2/3 प्लस 4/2। अब बताओ LCM क्या आएगा। अब तुम कहोगे मैम उसमें तो हमारा क्या था 2 और 4, हमने क्या किया 2 दोनों का कॉमन फैक्टर था, तो ये 1 पे गया और ये 2 पे, अगेन 2 और इधर 1 और 1, राइट। तो अब हमारी वैल्यू आ गई 2 × 2 कितना 4, लेकिन यहां तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो ये तो और भी ज्यादा आसान हो गया है ना। देखो कैसे, जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये दोनों ही वैल्यू हमारी डिनोमिनेटर में आ जाएगी, राइट। तो इन दोनों का मल्टीपल कितना 3 × 2 6। अब डिनोमिनेटर अपने को 6 बनाना है, राइट। तो 6 बनाने के लिए इसको 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई, तो डिनोमिनेटर 6 बन जाएगा ना। और इधर 6 बनाने के लिए 3 से डिवाइड और मल्टीप्लाई। ये बात बताओ क्लियर हुई क्या? क्लियर है? ओके। अब देखो पहली वैल्यू अपनी क्या आ गई 4/6 प्लस 12/6 यानी कि 16/6। आप ऐसा भी आंसर लिख सकते हो या फिर इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो। शॉर्टेस्ट फॉर्म में कैसे 2 पे जा रहे हैं ना, तो ये आ गया 3 और ये 8, तो अपना आंसर आ गया 8/3। बताओ बात समझ में आई क्या? क्लियर है यहां तक? कोई भी दिक्कत? LCM क्लियर? ओके। अब अगर मान लिया मैं क्वेश्चन में ऐसा कर दूं 1/2 माइनस 3/4, तो बताओ तब भी आप कर सकते हो क्या? करके देखो। देखो अगर हमने लिया डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 4 बनाना पड़ेगा, राइट। तो 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई, तो बताओ पहली वैल्यू अपनी क्या हो गई 2/4 माइनस 3/4, राइट। अब 4 LCM 2 - 3 कितना आ गया -1/4। डन, सभी का हो गया? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? ओके। अब मैंने आपको दिया 1/2 इंटू 3/4 प्लस 2/5। बताओ अब कर सकते हो क्या? मैम इसमें तो मल्टीप्लाई भी आ गया, एडिशन भी आ गया, तो हम कैसे सॉल्व करें? LCM तो नहीं लिया जा सकता, तो किसको मैं सॉल्व करूं? करो देखो, अब इसमें अगर आप LCM ले लोगे तो देखो कैसे लोगे, यहां तो कुछ गड़बड़ है ना, मल्टीप्लाई का साइन है, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो तो हम इजीली ले सकते हैं LCM, राइट। मल्टीप्लाई या डिवाइड बीच में आ जाए तो थोड़ा ना हम LCM लेंगे, राइट। तो बताओ क्या करोगे? देखो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ 3/, ये मल्टीप्लाई का साइन है तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, तो 4 × 2 कितना 8 प्लस 2/5। अब तो कर सकते हो ना। अब देखो 8 और 5 कुछ कॉमन है क्या? नहीं, तो बताओ LCM कितना आएगा 40, राइट। अच्छा एक बार हमने सीखने के लिए इसको अलग अलग मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, अब बार बार तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है ना, तो बताओ मुझे डायरेक्टली करके बताओ। देखो 40 बनाने के लिए 5 से डिवाइड और मल्टीप्लाई, तो जब आप 5 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करोगे तो डिनोमिनेटर तो बन गया 40, ऊपर कितना हुआ 5 × 3 15, राइट। अच्छा इसको 40 बनाने के लिए 8 से डिवाइड और मल्टीप्लाई, तो देखो ये कितना हो गया 8 × 2 16। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये अपने पास आ गया 31/40। क्लियर? तो इसको इतने स्टेप में करने की जरूरत नहीं है। देखो कैसे करोगे, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई किया तो 3/8 प्लस 2/5
5, तो एलसीएम कितना आया 40, तो 5 पे जा रहा है, 5 इंटू 3 15 प्लस 5 8 पे जा रहा है 16, तो ये अपने पास आ गया 31/40। डायरेक्ट करोगे अब आपको मतलब समझ में आ गया, अपने को डिनोमिनेटर सेम बनाना होता है। क्लियर सभी को? ठीक है, तो करो एक क्वेश्चन, 2/3 इंटू 3/4 प्लस 1/3 इंटू 3/4। हाँ जी, अब बताओ, अब इसमें एडिशन भी है मल्टीप्लाई भी है, तो बताओ कैसे सॉल्व करोगे? ये 3 से 3 कैंसिल, ठीक है, ये बना 2/4, ये भी कैंसिल हो रहा है 1/2, राइट, इधर भी 3 से 3 कैंसिल। तो देखो कैसे किया मैंने, एडिशन के एक तरफ वाली वैल्यू अलग सॉल्व की है, एडिशन के साथ अगर मल्टीप्लाई है तो उसको एक वैल्यू माना, वो अलग सॉल्व किया है, ठीक है। तो बताओ ये क्या बना 1/2 प्लस 1/4, ठीक है। तो देखो एलसीएम कितना 4, बताओ मुझे कितना आया। अब 2 को 4 बनाना है, 2 की टेबल में 2 पे जाएगा, तो ये कितना हो गया 2 प्लस 1, कितना आंसर 3/4। मतलब समझ में आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसा कर दूं 2/3 इंटू 3/4 माइनस 1/3 डिवाइड बाय 4/3, मान लिया ये क्वेश्चन है। अब बताओ, तो इसमें कंफ्यूजन हो जाती है, राइट। तो सबसे पहले आपको कि पहले एडिशन सॉल्व करें, मल्टीप्लाई सॉल्व करें, डिवाइड सॉल्व करें, आपको कुछ बेसिक रूल पता होने चाहिए, ठीक है। तो नोट करो, अपने को रूल पता होना चाहिए बोर्ड मास। ये जो कॉन्सेप्ट वाली नोटबुक है इसमें नोट करना बोर्ड मास, पहले एलसीएम लिख के 1 या 2 एग्जाम्पल लिख के उसके बाद बोर्ड मास, ठीक है। यहां बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट, ओ मीन्स ऑफ, डी मीन्स डिवीजन, एम मीन्स मल्टीप्लाई, ए एडिशन and S is subtraction, S is subtraction, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा, ठीक है। तो अब बताओ इसमें आपको क्या नजर आ रहा है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, राइट। तो देखो डिवीजन पहले आएगी ना, तो पहले डिवीजन को सॉल्व करेंगे, देन मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे एंड देन सब्ट्रैक्शन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब तो क्लियर हो गया, बताइए। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे डिवीजन, तो डिवीजन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसमें भी एक बात और होती है, नोट कीजिए, ये जो अपना बोर्ड मास का रूल है ये 3 पार्ट्स में एक्चुअली, ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट एंड दिस वन इज 3rd पार्ट, ठीक है। कीजिए नोट, ये है अपना फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट और ये 3rd पार्ट। मतलब ब्रैकेट एंड ऑफ इसको आप एक साथ सॉल्व कर सकते हैं, डिवीजन एंड मल्टीप्लाई इसको एक साथ सॉल्व कर सकते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इसको एक साथ सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इधर डिवीजन भी है मल्टीप्लाई भी है, तो इनको एक सिंगल स्टेप में सॉल्व कर सकते हो। ये नहीं कि पहले डिवीजन वाली वैल्यू सॉल्व की, फिर मल्टीप्लाई वाली वैल्यू सॉल्व की, फिर सब्ट्रैक्शन वाली, तो ऐसे तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा ना। तो आप ऐसा कर सकते हो, डिवीजन और मल्टीप्लाई एक साथ सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए करते हैं सॉल्व। ये वाली वैल्यू कैंसिल, देखो मल्टीप्लाई को सॉल्व कर सकते हैं ना उसी सिंगल स्टेप में, ये नहीं कि पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे फिर हम मल्टीप्लाई पे आएंगे, ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन हम बाद में करेंगे, ठीक। तो फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट फेज में देखो डिवीजन पहले आए ना, क्योंकि इसमें ब्रैकेट भी नहीं दिख रही, ऑफ भी नहीं दिख रहा, तो क्या है डिवीजन और मल्टीप्लाई, तो पहले इन दोनों को एक साथ सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो 3 से 3 कैंसिल, ये वैल्यू कैंसिल 1 2, तो ये हो गया 1/2, राइट। सब्ट्रैक्शन को अभी नहीं सॉल्व करना है फर्स्ट स्टेप में। इधर डिवीजन को सॉल्व किया, डिवीजन आपको पता है ना रिवर्स हो जाता है, राइट। तो इसको इंटू 3/4 लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो ये वैल्यू
कैंसिल। तो अब देखो क्या बना, 1/2 माइनस 1/4। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 LCM ये कितना आ गया, 2 माइनस 1 1/4। इज दैट क्लियर? ठीक है, हाँ जी, ये बात क्लियर होगी। अच्छा, अब तुम कहोगे मैम डिवीजन और मल्टीप्लाई एक साथ आ जाए तो? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं कि मैंने आपको दे दिया 3 डिवाइड बाय 3 इंटू 3, या डिवीजन डिवीजन एक साथ आ जाए, इसमें तो आप लोग कर लोगे। डिवीजन डिवीजन दोनों एक साथ आ गए, आप कौन सा पहले सॉल्व करें कौन सा बाद में सॉल्व करें, एक बार चेक करते हैं। चलिए इस पे देखो, करें सॉल्व। 3 डिवाइड बाय 3 कितना आया बताओ? 3 डिवाइड बाय 3 कितना, 1। 1 डिवाइड बाय 3 कितना आया, 1/3, राइट। लेकिन अगर मैं इसको ऐसा करूं 3 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 3, मैंने पहले सॉल्व किया इसको, ठीक है, तो ये बना 3 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 3 कितना, 1। तो 3 डिवाइड बाय 1 कितना, 3। तो एक बार आंसर आ रहा है 1/3 और एक बार आंसर आ रहा है 3, तो ये तो गड़बड़ हो गया। तो दोनों सिंबल अगर एक साथ आ जाए तो कौन सा हम पहले सॉल्व करें, है ना, क्योंकि आंसर तो डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है, राइट। तो नोट कीजिए कि अगर ऐसा हो एक ही साइन आपका 2-3 बार आ गया, तो देखो फर्क किस में पड़ेगा, केवल डिवीजन वाले में फर्क पड़ेगा, बाकी सिंबल में नहीं फर्क पड़ेगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन कोई भी सोल्व कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन इसमें फर्क पड़ रहा है, राइट। तो इसके लिए नोट कीजिए रूल लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, तो ये आपका कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट से लेके राइट तक ऐसे सॉल्व करना है, तो पहले लेफ्ट वाला सिंबल यूज होगा, पहले इसको सॉल्व किया जाएगा। तो 3 डिवाइड बाय 3 कितना, 1, देन 1 डिवाइड बाय 3 1/3, तो आपका आंसर हो जाएगा 1/3। बात समझ में आई, क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रूल क्लियर हो गया। अच्छा, इसमें भी बॉडमास रूल तो ठीक है, एक और नोट कीजिए, आपकी ब्रैकेट्स तो ठीक है, लेकिन ब्रैकेट्स भी कैसे सॉल्व होती है? ब्रैकेट्स पता है ना कौन कौन सी होती है, बताओ कौन कौन सी ब्रैकेट्स होती है हमारी? सबसे पहले ये होता है बार, राइट, पता है इसके बारे में। देन स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट ये हमारी होती है स्मॉल ब्रैकेट। देन दिस ब्रैकेट इज मीडियम ब्रैकेट एंड दिस वन इज लार्ज ब्रैकेट, ठीक है। तो हमारी ब्रैकेट्स भी 4 तरह की होती है, बार, स्मॉल ब्रैकेट, मीडियम ब्रैकेट एंड लॉन्ग ब्रैकेट या लार्ज ब्रैकेट, लॉन्ग लिख लो, लॉन्ग ब्रैकेट, ठीक है। तो ये 4 ब्रैकेट्स हमारी होती है। हाँ जी, ये कॉन्सेप्ट वाली नोटबुक में लिखना, बॉडमास रूल भी, उसका 1-2 एग्जाम्पल, प्लस ये जो कॉन्सेप्ट बताया ना लेफ्ट टू राइट वाला रूल, एंड ब्रैकेट्स कैसे सॉल्व होती है। सबसे पहले बार, देन स्मॉल ब्रैकेट, देन मीडियम ब्रैकेट एंड लॉन्ग ब्रैकेट, ये आपके क्वेश्चंस में काम आएंगी, ठीक है। तो नोट कर लिख लीजिएगा। बेसिक्स जो आपके हैं वो बार बार नहीं बताएंगे, तो इसीलिए स्टार्टिंग में ही सारी जितनी भी कैलकुलेटर ट्रिक्स आएंगी या छोटी छोटी जहां भी ट्रिक्स आएंगे ना, वो सब स्टार्टिंग में ही हम लिखेंगे, ठीक है। तो ये एक एक चीज आप नोट कर लीजिए कॉन्सेप्ट वाली नोटबुक पे। आज तो आप ठीक है रफ नोटबुक में लिख लीजिए, पर कल से सबके पास कॉन्सेप्ट वाली नोटबुक मस्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो सारे के सारे पॉइंट्स जो भी आते हैं वो सारे के सारे आप कॉन्सेप्ट वाली नोटबुक में लिखेंगे। प्रैक्टिस कीजिए रफ में, और फेयर में आपकी सीक्वेंस में सारा काम होना चाहिए, ठीक है। चलिए, हाँ जी, तो ब्रैकेट्स क्लियर। तो सबसे पहले क्या सोल्व करते हैं, बार, देन स्मॉल ब्रैकेट, देन मीडियम ब्रैकेट एंड देन लॉन्ग ब्रैकेट। फॉर एग्जाम्पल कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 12 माइनस 4 डिवाइड बाय 3 प्लस 5 माइनस 2 into 3 bar 5 minus 4 plus 3 into 5 minus 4 bar। मान लिया ये क्वेश्चन है आपका,
ठीक है, चलिए तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। देखो आपको यहाँ पे सिंबल भी दिख रहे हैं, ब्रैकेट्स भी दिख रही है, राइट। तो सबसे पहले तो हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, है ना, क्योंकि बोर्ड मास का रूल क्या कहता है, बी ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होगी, राइट। तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। अब ब्रैकेट में भी कैसे, सबसे पहले बार को सॉल्व करते हैं, देन स्मॉल ब्रैकेट, देन मीडियम ब्रैकेट एंड लास्ट में लॉन्ग ब्रैकेट, राइट। तो बताओ आपको दिख रहा है क्या यहाँ पे बार, यस। बताओ क्या, 5 माइनस 4, इस पे बार है, तो 5 माइनस 4 कितना हुआ, 1। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम। पहले 12 माइनस 4 डिवाइड बाय 3 प्लस 5 माइनस 4 प्लस 3 इंटू, अब 5 माइनस 4 कितना, 1। तो लिखिए, हाँ जी, यहां तक बात क्लियर, ओके। देन आपको पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करनी है, उसके बाद बताओ शॉर्ट ब्रैकेट। शॉर्ट ब्रैकेट बस यहां नजर आ रही है, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। शॉर्ट ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, 3 इंटू 1 कितना, 3। तो ये बाकी सब एज इट इज, 4 डिवाइड बाय 3 प्लस 5 माइनस 4 प्लस ये वैल्यू कितनी आ गई, 3। देन मीडियम ब्रैकेट, देन लॉन्ग ब्रैकेट, ओके यहां तक। अब बताओ इसके बाद क्या सॉल्व होगा, क्या सॉल्व होगा, मीडियम ब्रैकेट। तो देखो ये अपनी है मीडियम ब्रैकेट, राइट। अब इसको सॉल्व कीजिए, 5 माइनस 4, अच्छा मीडियम ब्रैकेट के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है, सब्ट्रैक्शन भी नजर आ रहा है, एडिशन भी नजर आ रहा है। लेकिन मुझे बताओ एडिशन सब्ट्रैक्शन तो हमारा एक ही ब्लॉक में है ना, इनको हम एक साथ सॉल्व कर सकते हैं, तो इसके लिए 2 अलग अलग स्टेप करने की जरूरत नहीं है। तो 5 माइनस 4 कितना, 1, 1 प्लस 3 कितना, 4। तो ये वाली वैल्यू हमारी देखो कितनी आई, 4 के इक्वल। और अगर मैं ऐसा करती तो पहले इसको सॉल्व कर लेती, तो कितना आया, -1, 5 माइनस 1 4। तो इसमें आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही आंसर आएगा। इज दैट क्लियर, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्या बना, 12 माइनस 4 डिवाइड बाय 3 प्लस, बताओ ये वैल्यू कितनी हो गई, 4। तो क्या हमारी मीडियम ब्रैकेट सॉल्व हो गई क्या, यस, मीडियम ब्रैकेट सॉल्व, ओके। अब हमारी क्या बची, लॉन्ग ब्रैकेट। अब लॉन्ग ब्रैकेट में हमें कौन कौन से साइन नजर आ रहे हैं, हमें नजर आ रहा है डिवीजन एंड एडिशन। तो बताओ हमारा बोर्ड मास के रूल में पहले क्या आएगा, डिवीजन एंड देन एडिशन, ओके। एक बार इसको हम ऐसे करेंगे सॉल्व, देखिए ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट नोट, इंपॉर्टेंट नोट, हाँ जी। एक बार 4 डिवाइड बाय 3 प्लस 4 सॉल्व करते हैं। 4 डिवाइड बाय 3, देखो बोर्ड मास पहले डिवीजन सॉल्व होगा तो 4 डिवाइड बाय 3, तो ये क्या बना, 4/3। देन एडिशन, पहले डिवीजन होगा उसके बाद एडिशन होगा, तो एलसीएम लो, एलसीएम लेना आ गया ना, बताओ कितना, 3। तो ये कितना आया, 4 प्लस 3 पे गया 12, है ना, ऊपर नीचे हम 3 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे ना डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए, तो ये आ गया 16/3, राइट, ओके। अब इसको अगर मैं ऐसा कर दूं, अगर ये रूल ना पता हो हम सीधा कर दें क्या, कि 4 प्लस 3 कितना, 7, 4 प्लस 3 7, और 4 डिवाइड बाय 7 4/7, तो इसमें भी कुछ गड़बड़ नहीं है। लेकिन देखो आपका आंसर ही बदल गया, तो आपको ये रूल्स पता होने चाहिए, ठीक है। चलिए तो बात समझ में आ रही है कि पहले डिवीजन सॉल्व होगा, देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सॉल्व होंगे, ठीक है। चलिए बताइए मुझे अब क्या आएगा, 12 माइनस ये वैल्यू 4 डिवाइड बाय 3 4/3, देन 4 ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 16/3, डन। अब बताओ एलसीएम लेना आता है क्या, यस, 3 एलसीएम, 3 से डिवाइड और मल्टीप्लाई, तो 36 माइनस 16। अब डायरेक्ट करेंगे, हमने एक बार बेसिक सीख लिया कि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, 3 से डिवाइड और
मल्टीप्लाई, तो डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर कितना हो गया 36, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई 0 20, तो 20/3 इसको सॉल्व करके हमारा आंसर, ठीक है। तो बताइए बात समझ आई क्या सभी को कि हमें बेसिक आना चाहिए पहले, क्योंकि हमारे बेसिक स्ट्रांग नहीं होते ना, तो इसीलिए बीच बीच में जब हमारे आंसर सही नहीं आते तो हमें लगता है कि मैथ्स तो बोरिंग है, हमसे नहीं होने वाला, ठीक है। लेकिन अगर आपके बेसिक स्ट्रांग होंगे ना, तो आप एक बार स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज पे बेसिक कीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट कीजिए सारे, तो जब आपके बेसिक स्ट्रांग होगा ना, तो कितना भी टफ लेवल आपको दे दिया जाए आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको अपना बेसिक स्ट्रांग करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि बेसिक स्ट्रांग होगा ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर? तो बताओ आज वाली चीज सबको समझ में आई क्या? क्या कि हमें सबसे पहले बिल्कुल बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। मैथ्स की जो टर्म्स होती है मेनली 4 ही टर्म्स है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। एडिशन सबको क्लियर, सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, मल्टीप्लाई का मतलब समझ में आया क्या कि इस वैल्यू को इतने टाइम ऐड किया जाए या इस वैल्यू को इतने टाइम ऐड किया जाए, यानी कि मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, एडिशन, है ना, कॉन्जिक्वेटिव एडिशन। और डिवीजन का मतलब क्या है, सब्ट्रैक्शन, है ना, कि वैल्यू को कितनी बार सब्ट्रैक्ट किया जाए कि हमारी वैल्यू क्या आ जाए 0। तो बताओ ये बेसिक क्लियर है सभी को? ओके, उसके बाद हमने देखा एलसीएम कैसे लेते हैं। डिनोमिनेटर सेम बनाना हमारा पर्पज है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर अगर सेम है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमें डिनोमिनेटर सेम बनाना है, ठीक है। तो अगर उसमें से कुछ कॉमन आता है तो हम ऐसे कॉमन लेके उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर कॉमन नहीं आता है तो डायरेक्टली उसको लिख सकते हैं, राइट। तो उन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया 3 × 2 6, राइट। तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा 6। अब नेक्स्ट है कि अगर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड सब साथ में आ जाता है तो हम किसको पहले सॉल्व करें। तो उसके लिए अपने पास रूल है बोर्ड मास। तो बी का मतलब ब्रैकेट, ओ ऑफ, डी डिवीजन, एम मल्टीप्लिकेशन, ए एडिशन एंड एस सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इसको भी आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। कौन कौन से? बी ओ, ये हमारा बन गया फर्स्ट ब्लॉक, डिवीजन एंड मल्टीप्लाई ये बना सेकेंड ब्लॉक, एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन थर्ड ब्लॉक, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर डिवीजन ही 2 बार आ गया तो हम रूल फॉलो करेंगे लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट से लेकर राइट तक हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसको आंसर कंसीडर करेंगे। फिर बात आती है ब्रैकेट्स की। ब्रैकेट्स हमारी कौन कौन सी होती है? बार, स्मॉल ब्रैकेट, मीडियम ब्रैकेट एंड लॉन्ग ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं ब्रैकेट्स में बार को, देन स्मॉल ब्रैकेट, मीडियम ब्रैकेट, लॉन्ग ब्रैकेट। रूल सेम रहेगा वही बोर्ड मास वाला, ठीक है। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। तो ये बेसिक आज जाके आप लोग नोट कर लेना। कॉन्सेप्ट वाली नोटबुक में शुरू के 3 पेज आपको कॉन्सेप्ट वाली नोटबुक में अभी कुछ नहीं लिखना है, वो क्या लिखना है मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है बेसिक। बेसिक में फिर ये जो 2-3 चीजें बताइए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन, और जहां आपको लग रहा है कि एग्जाम्पल की जरूरत है वो एग्जाम्पल। फिर एलसीएम का कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं छोड़ना है, आपको जितने एग्जाम्पल लिखने हैं वो आप लिख सकते हो, ठीक है, जितने से आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो एलसीएम लिखा, उसका 1-2 एग्जाम्पल लिखा, ठीक है। देन बोर्ड मास रूल लिखा और उसका ये तीनों पोर्शन आपने बनाए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने लिखना। फिर ब्रैकेट आप लिखोगे कि ब्रैकेट कौन कौन सी होती है, और उसको विद एक एग्जाम्पल आप कॉन्सेप्ट वाली नोटबुक में लिख लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कि कैलकुलेटर कौन सा लेना है, वो तो मैंने बता दिया। कैलकुलेटर में कौन कौन से बटन्स होते हैं और उनको यूज कैसे करना है, ठीक है। और बेसिक्स में भी अभी कुछ एक चीजें और हैं, वो हम कल क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज बताइए सबको इतना क्लियर है? मजा आया सभी को? तो ऐसे ही चलेगा, पूरा मैथ बिल्कुल स्मूथली चलेगा और बहुत इजीली आप लोग कर सकते हो। बस कंडीशन इतनी ही है, जो भी काम आपको डेली दिया जाए वो आप डेली कीजिए,
ठीक है, इतनी सी कंडीशन है। अगर मेरी ये बात मान ली तो आपको एग्जाम क्रैक करने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।